हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हम अभी जो डिस्कस कर रहे थे हमारी प्रीवियस क्लासेस में, वो हम डिस्कस कर रहे थे टेस्ट ऑफ डीसी मशीन। ओके, कि जो हमारी डीसी मशीन है उनके हम टेस्ट करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जो टेस्टिंग है डीसी मशीन की, वो क्यों परफॉर्म की जाती है। मशीन की इफिशियंसी को, उसकी परफॉर्मेंस को, उसके लॉसेस को, टेम्परेचर राइज को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं मशीन का। ओके, तो हमने आपको बताया था कि जो टेस्टिंग होती है डीसी मशीन की, वो दो तरीके से होती है। एक होता है डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट एंड एक होता है इनडायरेक्ट लोडिंग टेस्ट। डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट में ब्रेक टेस्ट था, वो हम देख चुके हैं क्या होता है। उसके बाद इनडायरेक्ट लोडिंग टेस्ट में भी दो टाइप्स के टेस्ट थे, एक तो स्विंग वन टेस्ट एंड नेक्स्ट वन इज हॉपकिंसन टेस्ट। तो स्विंग वन टेस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसने नहीं देखा है वो प्लीज पहले प्रीवियस वीडियो देख लें हमारी। स्विंग वन टेस्ट क्या होता है, ब्रेक टेस्ट क्या देते होता है, उसके बाद आप देखें कि हॉपकिंसन टेस्ट हमारा क्या होता है। ओके, तो ये क्या हमारा नेक्स्ट टेस्ट है, जो कि क्या है, हॉपकिंसन टेस्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, बैक टू बैक टेस्ट भी बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेटिव टेस्ट भी बोलते हैं। ओके, तो ये हमने यहाँ पे इसका डायग्राम ड्रॉ करके रखा हुआ है कि जो हमारा हॉपकिंसन टेस्ट होता है उसका डायग्राम क्या है, मतलब किस तरीके से उसका अरेंजमेंट होता है, किस तरीके से दो मशीन हमारी क्या होती है, उसमें जुड़ी हुई होती है। ओके, तो सबसे पहले ये हमारा ओवरऑल डायग्राम है। इसमें क्या होता है, एक मोटर होता है एंड एक जनरेटर सेट होता है। ठीक है, मोटर जनरेटर का एक सेट होता है जो कि क्या होता है, बैक टू बैक कनेक्ट होते हैं। बैक टू बैक मतलब एक के पीछे एक। ओके, हम क्या बोलते हैं, बैक टू बैक खड़े हैं, एक के पीछे एक, मतलब तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पीछे। ये यहाँ से देखोगे तो ये इसके पीछे है, ये इसके पीछे है, इसलिए इसका नाम क्या है, बैक टू बैक टेस्ट भी है। ओके, इसका नाम रीजनरेटिव टेस्ट क्यों है, क्योंकि इसका जो पावर है वो ये यूटिलाइज करता है और इसका जो पावर है वो ये यूटिलाइज कर रहा है। तो रीजनरेशन मतलब अपन बोलते हैं ना कि जो हमारा आउटपुट में मिला या लॉसेस हो रहा है, उसी को हमने क्या किया, फिर से यूज कर लिया हमारा। तो ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, तो ओवरऑल क्या हो रहा है, एक दूसरे को यूज कर ले रहा है। तो हमारा क्या होता है, जो हमें इनपुट पावर है वो क्या होता है, बहुत कम क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है इस टेस्ट के दौरान। ठीक है, तो ये हमारा टोटल है। ये हमारा सबसे पहले एल मतलब क्या होता है, लाइन, एफ मतलब फील्ड एंड ए मतलब हमारा आर्मेचर। ओके, ये हमारा लाइन से कनेक्ट है, टर्मिनल वोल्टेज इनपुट वोल्टेज। फील्ड वाइंडिंग से कनेक्ट होगा हमारा, ये फील्ड वाइंडिंग है। आर एम ये मोटर का रेजिस्टेंस है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये फील्ड रेजिस्टेंस है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे क्यों कनेक्ट किया है, क्योंकि हम ताकि हम क्या कर सके, स्पीड को वैरी कर सके, स्पीड को कम ज्यादा करना है, तो हम इसलिए यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। हमने आपको स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर पढ़ाया था, उसमें हमने आपको बताया था कि स्पीड कैसे कंट्रोल करते हैं, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल के द्वारा, आर्मेचर रेजिस्टेंस के द्वारा, या फिर हमारा आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल के द्वारा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल के द्वारा क्या कर रहे हैं, स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं। तो जो हम फील्ड फ्लक्स कंट्रोल जब करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक फील्ड वाइंडिंग में वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं। रेजिस्टेंस वेरी करता है तो करंट वेरी करता है, करंट वेरी करता है तो फ्लक्स वेरी करता है, क्योंकि जो फ्लक्स होता है वो फील्ड करंट पे डिपेंड करता है। अगर फील्ड करंट वेरी करेगा तो फ्लक्स भी वेरी करेगा। एंड स्पीड और फ्लक्स का रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, तो अगर फ्लक्स हमारा क्या होगा, कम होगा, तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। फ्लक्स को हम बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि फ्लक्स को एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कोई भी कोर होता है वो एक टाइम के बाद क्या होता है, सैचुरेट हो जाता है। तो हम उस लिमिट के बाद फ्लक्स को इंक्रीज नहीं कर सकते, फ्लक्स को हम कम ही कर सकते हैं। ओके, तो फ्लक्स कम करेंगे तो स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हम क्या करते हैं, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड के द्वारा क्या करते हैं, स्पीड को बढ़ा सकते हैं, जो रेटेड स्पीड है उससे। तो हम इसके थ्रू क्या करते हैं, स्पीड को अपना रेटेड स्पीड पे ले आते हैं, मतलब दोनों को रेटेड स्पीड पे ले आते हैं। तो जैसे यहाँ पे लगा वेरिएबल रेजिस्टेंस, सेम हमारा जनरेटर में भी हमने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया है। तो इन वेरिएबल रेजिस्टेंस के थ्रू हम क्या करते हैं, ये मोटर है और ये जनरेटर है, दोनों की स्पीड को क्या करेंगे, वेरी करेंगे, और दोनों को क्या करेंगे, एक रेटेड स्पीड पे सेट कर देंगे। ओके, कौन सी स्पीड पे सेट कर देंगे, रेटेड स्पीड पे या फिर बेस स्पीड पे। ये हमने आपको पहले भी बताया है कि बेस स्पीड या रेटेड स्पीड क्या होती है, जो हमारी नेम प्लेट रेटिंग की स्पीड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेटेड स्पीड। मतलब जब भी हम मशीन खरीदते हैं तो उसकी जो नेम प्लेट रेटिंग होती है वही स्पीड क्या होती है, हमारी बेस स्पीड होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमने ये एमीटर लगाए हुए हैं सारे में, ताकि ये फील्ड वाइंडिंग का जो करंट है वो मेजर करे, ये मोटर का आर्मेचर करंट, ये जनरेटर का आर्मेचर करंट, और यहाँ पे हो गया हमारा। ठीक है,
तो इस तरीके से ये हमने कनेक्शन बनाया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि मोटर और जनरेटर क्या है, एक दूसरे के पैरेलल, मतलब इनका जो शाफ्ट है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है हमारा। तो जब ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा हमारा, ठीक है। तो मोटर को हमने क्या किया है, इनपुट दिया है। मोटर जो है हमारी क्या है, मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि क्या करती है, इलेक्ट्रिकल को किस में कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल में। एंड जनरेटर कैसी डिवाइस है जो कि क्या करती है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती है, करता है। ये तो हमें पता है, ये बेसिक है बहुत ही, ये हम पढ़ चुके हैं। तो हम इनपुट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल दे रहे हैं किसको, मोटर को, ठीक है। तो मोटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल इनपुट लेगा, उसको किस में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल में, ठीक है। इसका आउटपुट क्या मैकेनिकल में लेगा। अब जनरेटर को क्या मैकेनिकल इनपुट चाहिए है, तो यहाँ से जो हमें मैकेनिकल आउटपुट मिला है वो हम क्या करेंगे, जनरेटर को दे देंगे। तो ये जनरेटर क्या करेगा, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा, फिर ये इलेक्ट्रिकल क्या करेंगे, इसको दे देंगे। तो ये ऐसे चलता रहेगा, मतलब इसका इसको देंगे, फिर इसका इसको देंगे। तो ये इस तरीके से यूटिलाइज होता रहेगा, मतलब मोटर जनरेटर को देगा और जनरेटर अपना आउटपुट क्या करेगा, मोटर को देगा। तो हमें जो इनपुट, जो हमें पावर लेना होता है इसको चलाने के लिए, टेस्ट करने के लिए, वो हमें सप्लाई से क्या होता है, बहुत कम लेना होता है। कितना लेना होता है, केवल लॉसेस के बराबर। मतलब जो हमें इनपुट से पावर मिल रहा है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, लॉसेस के इक्विवेलेंट। क्योंकि मोटर जनरेटर को चला रहा है और जनरेटर मोटर को चला रहा है। एक बार हमने इनपुट दिया है बस, उसके बाद जब हमारा मोटर का जो आउटपुट है वो जनरेटर का इनपुट बन जाएगा और जनरेटर का जो आउटपुट है वो मोटर का इनपुट बन जाएगा, ठीक है। सपोज हम यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ से जो हमने इनपुट लिया है वो कितना लिया है, सपोज 12 यूनिट, ओके। मतलब मोटर को जो इनपुट दिया है वो 12 यूनिट दिया है। अब मोटर से जो आउटपुट मिल रहा है वो कितना मिल रहा था, सपोज 10 यूनिट, ओके। अब जनरेटर और मोटर जो है वो एक दूसरे से कपल्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये जो 10 यूनिट इसका आउटपुट है इसके इनपुट में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 यूनिट गया। अब ये जनरेटर ने आउटपुट जनरेट किया तो यहाँ पे कितना लॉस हुआ हमारा, सपोज ये 2 यूनिट का यहाँ पे लॉस हो गया है, ठीक है। जनरेटर टू मोटर इनपुट और आउटपुट के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है, क्योंकि कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जिसकी इफिशियंसी 100% होती है। आइडियली अपन बात करें तो होती है, बट प्रैक्टिकली किसी भी मशीन की इफिशियंसी 100% नहीं होती है, तो कुछ ना कुछ लॉसेस होगा। तो यहाँ 12 यूनिट दिया था, यहाँ 10 मिला, यहाँ पे 2 यूनिट का लॉस हो गया। ये 10 का 10 इसमें जाएगा क्योंकि डायरेक्टली कपल्ड है यहाँ पे कोई। फिर ये 10 यूनिट है तो ये आउटपुट में सपोज 8 यूनिट दे रहा है, तो यहाँ पे भी क्या है, 2 यूनिट का लॉस हो गया। तो टोटल कितना लॉस हुआ, 2 यूनिट प्लस 2 यूनिट, मतलब 4 यूनिट का। तो हमें अब अगली बार जो इनपुट लेना पड़ेगा वो कितना लेना पड़ेगा, 4 यूनिट, ठीक है। क्योंकि इसको ये यहाँ से क्या करेगा, 8 यूनिट तो दे ही दे रहा है, टोटल कितना चाहिए था 12 यूनिट, तो 4 यूनिट इसको और लेना पड़ेगा। और यही जो ये 4 यूनिट है ये क्या हमारा लॉस है, ओके। मतलब जो हम पावर ले रहे हैं, पावर इनपुट है टू आर्मेचर, वो किसके बराबर हो जाएगा हमारा, लॉसेस के बराबर। पावर इनपुट जो है टू आर्मेचर ऑफ मोटर वो किसके बराबर हो जाएगा, लॉसेस के बराबर। क्योंकि जितना लॉस हो रहा है केवल उतना ही हमें इनपुट चाहिए है, बाकी तो क्या कर रहा है जनरेटर इसको दे दे रहा है हमारा। तो इस तरीके से इसकी क्या होती है, प्रोसेस हमारी पूरी चलती रहती है, ओके। तो ये हो गया हमारा इसका बेसिक समझने का कि जो हमारा जितना हम इनपुट लेंगे वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, पावर इनपुट टू जनरेटर किसके बराबर हो जाएगा, लॉसेस के बराबर हो जाएगा हमारा, ओके। ये मैंने आपको सिंपल एग्जांपल देके समझाया है कि ये हमारा किस तरीके से होगा, ओके। अब हम क्या है, ये हमारा क्या है, बस बार, ये हमारा सब क्या है, बस बार से कनेक्ट है हमारा, ओके। तो ये जो हमारा जनरेटर है इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा ज्यादा ही वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं। सपोज ये 10 यूनिट है तो हम इसमें क्या है, सपोज यहाँ पे 12 यूनिट ही लेंगे, मतलब 1-2 यूनिट क्या करते हैं ज्यादा लेते हैं, ताकि अगर यहाँ पे लॉसेस भी होता है तो ये इसके बराबर रहे, मतलब दोनों क्या है, फ्लोट कंडीशन में रहे। फ्लोट कंडीशन क्या होती है, वह कंडीशन होती है जब दोनों का वोल्टेज क्या होता है, बराबर। अगर दो चीज है, हाँ दो टर्मिनल है, उनका वोल्टेज बराबर है तो क्या उनके वोल्टेज में वोल्टेज डिफरेंस होगा, मतलब वोल्टेज तभी फ्लो होगा ना, हाइयर टू लोअर फ्लो होता है हमारा। अगर दोनों के बीच में सेम है तो वो क्या हो जाती है, फ्लोट कंडीशन हो जाती है, मतलब उनके बीच में कोई भी करंट फ्लो अब हमारा नहीं होगा। तो जब ये फ्लोट कंडीशन में आता है उस टाइम पे हम क्या कर देते हैं, ये स्विच को क्लोज कर देते हैं। मतलब ये वोल्टेज मेजर करेगा, इसका और इसका वोल्टेज दोनों जब सेम होगा तो ये क्या करेगा, स्विच को क्लोज कर देगा। उस टाइम ये क्या होता है, हमारा कनेक्शन
प्रॉपरली कंप्लीट हो जाता है और फिर हमारी मशीन चलती रहती है हमारी, ठीक है। ये इसको देगा, ये इसको देगा, मतलब इन दोनों का जब वोल्टेज सेम होगा, बस बार वोल्टेज एंड जनरेटर वोल्टेज, उस टाइम की जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या कहते हैं, फ्लोट कंडीशन। उस फ्लोट कंडीशन में ये स्विच क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, फिर ये सर्किट क्या है, कंप्लीट हो गया है। अब जो इनपुट देंगे, इसका जो आउटपुट आएगा वो इसको चलाएगा, इसका जो इसको चलाएगा। बीच में जो लॉसेस हो रहा है केवल वही हमें सप्लाई से लेना है। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि जो आर्मेचर का पावर है वो किसके इक्विवेलेंट है, लॉसेस के इक्विवेलेंट होता है। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको चलाते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे हम अपनी इफिशियंसी फाइंड करेंगे, कैसे मशीन में हम इफिशियंसी को फाइंड करते हैं। तो हमें इफिशियंसी फाइंड करना है। तो इफिशियंसी फाइंड करने के लिए हमारा क्या होता है, हमारा सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, हमारा कि इनपुट पावर टू आर्मेचर क्या है, हम ये देख लेते हैं। ओके, ओके, ये जो सप्लाई से करंट आ रहा है वो कितना है, आई। इसका हम सपोज करंट मान लेते हैं I1, जो आर्मेचर को जा रहा है, किसके बराबर होगा, I, और यहाँ से करंट क्या आ रहा है, I2। तो I किसके बराबर हो, I1 किसके बराबर होगा, I प्लस हमारा I2। जनरेटर का आउटपुट I2 है, और यहाँ तो अगर यहाँ पे आप KCL लगाओगे तो I1 किसके बराबर होगा, I प्लस I2। यहाँ से फील्ड करंट IFL2 है। ओके, तो अगर हम इसका इनपुट देखेंगे, इनपुट पावर टू मोटर, इनपुट पावर क्या होगा मोटर में, पावर क्या होता है, V इंटू आई। वोल्टेज क्या है, ये वोल्टेज सब में VT रहेगा क्योंकि ये टर्मिनल वोल्टेज सेम है, पैरेलल में वोल्टेजेस आर सेम। तो क्या हो जाएगा, VT इंटू I1, या फिर क्या लिख सकते हैं, VT इंटू I प्लस I2। ओके, इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी ऑफ मोटर अगर देखें तो क्या होगा, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। यही होता है कि नहीं होता हमारा। तो अगर हम इफिशियंसी आउटपुट फाइंड करना चाहते हैं तो आउटपुट क्या हो जाएगा मोटर का, ईटा एम इंटू इनपुट क्या है हमारा, VT इंटू I1। ये हो गया हमारा आउटपुट ऑफ मोटर, आउटपुट पावर ऑफ मोटर। ओके, आउटपुट पावर मोटर का कितना हो गया, ईटा एम इंटू VT I1। अब अगर हम जनरेटर का देखें तो जनरेटर का आउटपुट क्या होगा, जनरेटर का आउटपुट पावर क्या होगा, जनरेटर में आउटपुट पावर मिलेगा क्योंकि इलेक्ट्रिकल देता है, तो क्या होगा, VT इंटू करंट क्या है I2, तो VT इंटू I2। इफिशियंसी क्या होती है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। ओके, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, तो इनपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइड बाय ईटा जी। तो आउटपुट क्या है, VT I2 बाय ईटा जी। ओके, तो जो इनपुट है वो क्या हो गया हमारा, हम यहाँ रब कर सकते हैं, ये अपने यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्ट बना देते हैं क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम है। ये VT हो गया हमारा, ठीक है। तो हमने देखा कि जो हमारा इनपुट है, आउटपुट ऑफ मोटर, ये हम ऐसे लिख रहे हैं, आउटपुट पावर, आउटपुट पावर ऑफ मोटर कितना आया हमारा, आउटपुट पावर क्या आया है, ईटा एम इंटू VT I1। ओके, और इनपुट पावर ऑफ जनरेटर कितना आया हमारा, VT I2 बाय ईटा जी, ये आया। अब ये दोनों क्या है, कपल्ड है, एक दूसरे से हमारा क्या है, मैकेनिकली कपल्ड है, जुड़े हुए हैं। तो जो इसका आउटपुट है वो और इसका इनपुट दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो इन दोनों को अगर हम बराबर कर देंगे, आउटपुट ऑफ मोटर इक्वल टू इनपुट ऑफ जनरेटर, तो क्या होगा, ईटा एम इंटू VT I1 इक्वल टू क्या होगा, VT I2 बाय ईटा जी, होगा ना। तो यहाँ ये इसको ले जाए, अगर ईटा एम इंटू ईटा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, VT I2 बाय VT I1, ये कट जाएगा, ईटा एम इंटू ईटा जी इक्वल टू I2 बाय I1। ओके, अब ये दोनों जो है जनरेटर और मोटर जो है, ये क्या है, दोनों आइडेंटिकल मशीन लेते हैं, हम दोनों सेम मशीन लेते हैं। अगर दोनों सेम मशीन है, मतलब उनके पोल सेम होंगे, कंस्ट्रक्शन जो सेम होगा, तो ये दोनों मोटर और जनरेटर, ये दोनों कैसी होती है हमारी, आइडेंटिकली सेम होती है, ठीक है, आइडेंटिकल सेम मशीन होती है।
तो हम मान के चलते हैं कि ईटा एम इक्वल टू क्या होगा, ईटा जी इक्वल टू ईटा, दोनों की इफिशियंसी सेम होगी, तो ये क्या हो जाएगा, ईटा स्क्वायर इक्वल टू I2 बाय I1। तो ईटा इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट I2 बाय I1। तो जो इफिशियंसी है वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ओके, अगर आपका मतलब अब थ्योरेटिकल पेपर है तो आपसे पूरा डेरिवेशन पूछा जा सकता है, अदरवाइज आपको डायरेक्टली क्या होगा, जनरेटर I2 क्या है हमारा, जनरेटर का आउटपुट करंट, जनरेटर का आर्मेचर करंट, और I1 क्या है, जनरेटर मोटर का आर्मेचर करंट। तो ईटा क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ जनरेटर आर्मेचर करंट डिवाइड बाय मोटर आर्मेचर करंट। तो आपको सिंपल सा क्या होगा, आर्मेचर का करंट दे दिया जाएगा जनरेटर और मोटर का, और आपको पूछ लिया जाएगा कि इफिशियंसी क्या होगी बाय हॉपकिंसन टेस्ट। तो आप सोचोगे केवल इफिशियंसी से हम केवल आर्मेचर करंट से कैसे इफिशियंसी निकाल सकते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है ईटा इक्वल टू अंडर रूट I2 बाई I1। इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इफिशियंसी फाइंड कर सकते हैं मोटर की। ओके, अब हम देखते हैं कि इंडिविजुअल इफिशियंसी क्या होगी। एक तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा, अब इंडिविजुअल इफिशियंसी जनरेटर की क्या होगी और मोटर की हमारी क्या होगी। तो हम इंडिविजुअल इफिशियंसी अगर फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए है, लॉसेस चाहिए, कि जो लॉसेस है हमारे मशीन के वो हमारे क्या होंगे। तो अगर हम टोटल लॉसेस फाइंड करें तो क्या होते हैं, टोटल लॉसेस ऑफ मशीन। अगर हम टोटल लॉसेस बात कर रहे हैं, दोनों का मिला के बात कर रहे हैं, मोटर का भी और जनरेटर का भी, तो टोटल लॉसेस किसके बराबर होंगे हमारे, आर्मेचर कॉपर लॉस, आर्मेचर कॉपर लॉस प्लस रोटेशनल लॉस। ओके, और प्लस जो हमारे फील्ड लॉस है वो भी होगा हमारा। ठीक है, अगर हम टोटल लॉस की बात करें तो जो हमारा अगर नो लोड आर्मेचर लॉस की बात करें तो वो किसके बराबर होगा, अगर हम नो लोड लॉस की बात करते हैं, बस नो लोड लॉस की बात करें तो वो होगा आर्मेचर कॉपर लॉस प्लस रोटेशनल लॉस। मतलब जो हम आर्मेचर में इनपुट दे रहे हैं वो किसके बराबर हो जाएगा हमारा, आर्मेचर कॉपर लॉस प्लस रोटेशनल लॉस। आर्मेचर इनपुट, आर्मेचर पावर, आर्मेचर ऑफ इनपुट टू मोटर किसके बराबर हो जाएगा, रोटेशनल लॉस प्लस आर्मेचर कॉपर लॉस। ओके, इन दोनों के बराबर होगा हमारा। तो यहां से हम रोटेशनल लॉस फाइंड कर सकते हैं, रोटेशनल लॉस को क्या लिखते हैं, W0। तो रोटेशनल लॉस किसके बराबर हो जाएंगे, आर्मेचर माइनस आर्मेचर कॉपर लॉस, होगा कि नहीं होगा, रोटेशनल लॉस इसको माइनस इसको कर देंगे। अब इनपुट पावर टू आर्मेचर, इनपुट पावर कितना है आर्मेचर के लिए हमारा, टर्मिनल वोल्टेज VT इंटू आर्मेचर करंट कितना जा रहा है I हमारा। ठीक है, टोटल करंट तो I होगा, ये I1 है और इसमें क्या है I2 है हमारा। ठीक है, ये इनपुट पावर आर्मेचर टू मोटर नहीं, दोनों का एक साथ लेके चल रहा है, इसलिए हम टोटल पावर टू आर्मेचर। तो आर्मेचर में टोटल करंट कितना जा रहा है I और टर्मिनल वोल्टेज कितना है V। अगर इंडिविजुअल फाइंड करेंगे तो ऐसे जनरेटर के लिए फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ I1 है ये I2, फिर दोनों को क्या करना पड़ेगा, एड अप। तो आर्मेचर से करंट कितना आ रहा है I और टर्मिनल वोल्टेज है V, तो क्या हो जाएगा इनपुट पावर टू आर्मेचर किसके बराबर हो जाएगा, VT इंटू I के बराबर। ठीक है, तो ये फाइंड करना है W0। तो W0 क्या होगा, VT इंटू I माइनस क्या हो जाएगा हमारा, आर्मेचर कॉपर लॉस। ठीक है, माइनस आर्मेचर कॉपर लॉस। अब कॉपर लॉस मोटर का भी होगा जनरेटर का भी होगा, तो W0 इक्वल टू क्या होगा, VT इंटू I माइनस ये क्या हो जाएगा, इसमें करंट कौन सा है, I1 का स्क्वायर इंटू RAM प्लस I2 का स्क्वायर इंटू RAG। आर्मेचर रेजिस्टेंस है तो आर्मेचर ऑफ I2R और इसका I2R। इसमें करंट I क्या है I1, तो I1 का स्क्वायर RAM प्लस I2 का स्क्वायर इंटू RAG। तो यहाँ से हमने नो लोड लॉसेस फाइंड कर लिए, नो लोड रोटेशनल लॉस हमने क्या किया
फाइंड कर दिया, टोटल रोटेशनल लॉस। तो ये जो W नॉट है वो क्या है हमारा, टोटल रोटेशनल लॉस है। टोटल मतलब दोनों मशीन का, जनरेटर और मोटर दोनों का मिला के है, ठीक है। W नॉट क्या है, टोटल रोटेशनल लॉस है। तो अगर अपन रोटेशनल लॉस ऑफ ईच मशीन फाइंड करेंगे तो क्या होगा, रोटेशनल लॉस ऑफ ईच मशीन। अगर हम प्रत्येक मशीन का रोटेशनल लॉस फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, W नॉट बाई 2, क्योंकि हम दोनों मशीन को आइडेंटिकल मान के चल रहे हैं। अगर हम आइडेंटिकल मान के चलेंगे तो दोनों मशीन का लॉसेस हम क्या मान के चलेंगे कि सेम है, ठीक है। अब टोटल लॉस जो होता है वो किसके बराबर होता है, टोटल लॉस जो है, टोटल लॉस किस किस के बराबर होगा, रोटेशनल लॉस प्लस आर्मेचर कॉपर लॉस प्लस फील्ड लॉस। यही होगा कि नहीं होगा, हमने आपको पहले ही बताया था कि टोटल लॉस जो है वो हमारा किन किन के बराबर होगा। तो टोटल लॉस ऑफ मोटर, अगर हम मोटर की बात करें कि टोटल लॉस मोटर में कितना होगा, तो क्या होगा, टोटल लॉस ऑफ मोटर। इसको हम रब कर देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी डायग्राम समझ लिया है सब कैसे करना है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं अच्छे से, वरना थोड़ा थोड़ा सा लिख के वहां पे मिसकंफ्यूजन हो रहा है। तो टोटल लॉस ऑफ मोटर, मोटर में टोटल लॉस क्या हो जाएगा, रोटेशनल लॉस, जो कितना है W नॉट बाई 2, प्लस मोटर का जो करंट था आपके पास डायग्राम में, आप उसमें देखिए क्या था, I1 का स्क्वायर इंटू RAM, प्लस मोटर का जो हमारा फील्ड है उसमें लॉस। तो वोल्टेज सब में सेम था, आप डायग्राम में देखिए पैरेलल में वोल्टेज है सेम, तो क्या होगा VT इंटू IFL1, जो फील्ड में मोटर की फील्ड में करंट जा रहा था कितना जा रहा था, IFL1, ठीक है। ऐसे ही टोटल लॉस ऑफ जनरेटर, जनरेटर में टोटल लॉस हमारा कितना है, W नॉट बाई 2 प्लस का आर्मेचर करंट जो है वो क्या है, I2 RAG प्लस VT इंटू IFL2। ओके, ये लॉसेस हो गए हमारे टोटल जनरेटर में, कि लॉसेस क्या होंगे। अब हम देखते हैं कि इफिशियंसी कैसे फाइंड करेंगे। तो इफिशियंसी ऑफ मोटर, मोटर की अगर इफिशियंसी फाइंड करते हैं ईटा एम से लिखते हैं। इफिशियंसी क्या होता है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, ठीक है। इनपुट जो होता है वो क्या होता है, इनपुट हम कुछ भी देते हैं, बीच में क्या होता है लॉसेस, फिर क्या मिलता है आउटपुट। तो इनपुट किसके बराबर होता है, आउटपुट प्लस लॉसेस के, यही होता कि नहीं। तो आउटपुट बराबर क्या लिख सकते हैं, इनपुट माइनस लॉसेस, क्योंकि हमें क्या है यहाँ पे इनपुट पता है मोटर के केस में जो दे रहा है, आउटपुट नहीं पता कि मैकेनिकल आउटपुट कितना मिल रहा है। तो हम क्या लिख लेंगे, ईटा एम इक्वल टू इनपुट माइनस लॉसेस डिवाइड बाय इनपुट। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस लॉसेस डिवाइड बाय इनपुट। अब हमें इनपुट भी पता है और लॉस भी पता है मोटर के, तो इससे हम इफिशियंसी फाइंड कर लेंगे बहुत ही इजीली। इफिशियंसी जो होगी हमारी वो क्या होगी, ईटा एम इक्वल टू 1 माइनस लॉसेस क्या है मोटर के, W नॉट रोटेशनल लॉस बाय 2 प्लस I1 का स्क्वायर इंटू RAM प्लस VT इंटू IFL1 डिवाइड बाय VT इंटू I1। ओके, ये हो गया हमारा इफिशियंसी ऑफ मोटर। अब हम फन फाइंड करते हैं इफिशियंसी ऑफ जनरेटर, कि जो जनरेटर है उसकी इफिशियंसी क्या होगी। तो इफिशियंसी ऑफ जनरेटर ये हम किससे डिनोट कर देते हैं, ईटा जी से। ओके, क्या होता है इफिशियंसी का फॉर्मूला सेम, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। अब हमें आउटपुट पता है, इनपुट नहीं पता है, तो इनपुट को हम क्या लिख सकते हैं, आउटपुट प्लस लॉसेस। ओके, ईटा जी इक्वल टू आउटपुट क्या है, आउटपुट हमें पता है VT इंटू I2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, VT I2 प्लस लॉसेस क्या है, W नॉट बाई 2 प्लस I2 का स्क्वायर इंटू RAG प्लस VT इंटू IFL2। तो इससे हमने क्या किया है, अपनी इफिशियंसी फाइंड कर ली जनरेटर की भी और मोटर की भी, कि जनरेटर की इफिशियंसी क्या होगी और मोटर की इफिशियंसी क्या होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या होंगे हमारे और डिसएडवांटेजेस क्या हैं इस टेस्ट के। एडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या है हमारे इसमें,
कि जो हमें पावर रिक्वायर्ड होता है दोनों मशीन को चलाने के लिए वो क्या होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि मोटर का आउटपुट जनरेटर के इनपुट में चला जा रहा है और जनरेटर का आउटपुट जो है वो मोटर के इनपुट में चला जा रहा है। ठीक है, तो एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं हमारा। तो इसमें क्या होता है कि जो हमें पावर चाहिए है वो क्या होता है, बहुत ही कम रिक्वायर्ड होता है। टोटल पावर टेकन फ्रॉम द सप्लाई इज वेरी लेस। जो हमें टोटल पावर चाहिए है सप्लाई से वो क्या होता है, बहुत कम होता है, इसलिए क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है। सो इट इज इकोनॉमिकल। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से करें, सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो हम इनपुट ले रहे हैं वो भी एक बहुत ही बड़ी चीज है, तो जो हम इनपुट है वो बहुत कम चाहिए, बहुत कम हमें जो है वोल्टेज करंट लग रहा है, सप्लाई लग रही है, तो इस हिसाब से कैसा होता है, इकोनॉमिकल होता है। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा, इसमें टेम्परेचर राइज अपन इजीली गेट कर सकते हैं। टेम्परेचर राइज वी गेट वेरी इजी एट रेटेड कंडीशन। टेम्परेचर राइज वी गेट वेरी इजी एट रेटेड कंडीशन पे हम टेम्परेचर राइज बहुत ही इजीली प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रे लॉसेस फाइंड करते हैं। स्ट्रे लॉसेस आर ऑल्सो कंसिडर। जो हमने टोटल रोटेशनल लॉस लिए हैं उसमें हमारा क्या आता है, स्ट्रे लॉस भी आते हैं, तो हम स्ट्रे लॉसेस भी इसमें क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। ठीक है, और फाइंड इफिशियंसी एट डिफरेंट लोड। हम अलग अलग लोड पे क्या करते हैं, इफिशियंसी को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है, इसके एडवांटेजेस हैं जिसके कारण हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। कि पावर जो लेते हैं वो बहुत ही कम होता है इसलिए इकोनॉमिकल होता है, टेम्परेचर राइज इजीली निकाल सकते हैं, स्टे लॉसेस भी कंसीडर करते हैं, इफिशियंसी किसी भी लोड पे फाइंड कर सकते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो आपने देखा है कि इसमें क्या होता है, मोटर जनरेटर दो हमारा क्या हो रहा है, मशीन लग रही है, एक एक मोटर जनरेटर जो होते हैं काफी कॉस्टली आते हैं, बहुत ही महंगे पड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, टू आइडेंटिकल डीसी मशीन रिक्वायर्ड हो रही हैं, इसलिए डिसएडवांटेज क्या बोलेंगे हम, टू आइडेंटिकल डीसी मशीन रिक्वायर्ड। दो एक सी हमें मशीन चाहिए है, टू आइडेंटिकल डीसी मशीन रिक्वायर्ड फॉर दिस टेस्ट। इस टेस्ट के लिए दो आइडेंटिकल डीसी मशीन चाहिए, इसलिए कॉस्ट क्या होती है, बढ़ जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं, इस टेस्ट को स्मॉल मशीन के लिए यूज नहीं करते हैं। जहां पे बड़ी मशीन होगी, जहां पे लॉसेज ज्यादा होंगे, वहां पे हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। स्मॉल डीसी मशीन के लिए हम टेस्ट को नहीं रिक्वायर्ड करते हैं, नहीं यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट है वो काफी क्या होती है, बढ़ जाती है। ओके, तो ये हमारे तीनों टेस्ट हो गए हैं, ब्रेक टेस्ट, स्विंग बर्न टेस्ट एंड हॉपकिंसन टेस्ट। ओके, थैंक यू।